नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे नई भर्ती के बारे में। दोस्तों बम्पर पोस्ट निकली है 20,000 पदों पर, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी हफ्ते से दोस्तों जारी होगा समूह गौ की भर्तियों का कैलेंडर, यूकेपीएससी का ऐसा दावा किया जा रहा है। और प्रिंसिपल के पदों पर दोस्तों अब सीधी भर्ती का विरोध होने लग गया है। राजकीय शिक्षक संघ अब इसका विरोध करने लग गया है। वे चाहते हैं कि 100% प्रमोशन से ही भरे जाएं प्रिंसिपल के पद। और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में लिखित परीक्षा से हो चयन। दोस्तों जब से लिखित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का दोस्तों मानक जब से चेंज हुए हैं, यहाँ पर एपीआई लेकर आ गए हैं, तब से इसका दोस्तों विरोध होने लग गया है। इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। और उच्च शिक्षा में इसी माह से लागू हो सकती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और शिक्षकों की नियुक्ति में प्रदेश सरकार के दखल का विरोध हो रहा है। तो क्या है मामला, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नई भर्ती की। देखिए जो नई भर्ती है वो एसएससी के द्वारा दोस्तों निकाली गई है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया। दोस्तों इस बार 20,000 पदों पे दोस्तों ये भर्ती निकाली गई है और इससे ज़्यादा भी दोस्तों ये पद हो सकते हैं। पहली बार दोस्तों जो एसएससी है उसने इतने ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। पहले अराउंड 10,000 पे ये निकालते थे, लेकिन इस बार 20,000 पदों पर निकाली है। वीरियस डिपार्टमेंट में विभिन्न अफसर होते हैं उनकी पोस्ट के, उसके लिए दोस्तों सीजीएल मतलब जो एसएससी है दोस्तों वो सीजीएल एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। तो इस बार दोस्तों इन्होंने बड़े अच्छे लेवल पे भर्तियां निकाली है। तो आप भी इसके लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए कि यहाँ से 17 सितंबर से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे और 8 अक्टूबर तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पर दोस्तों आप इसको देख सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है दोस्तों कि अगर आप पहले से एसएससी के एग्जाम देते हुए आए हो तो इस बार इन्होंने दोस्तों इसके थोड़ा एग्जाम पैटर्न में चेंज किया है। पहले इसमें दोस्तों 3 टीयर हुआ करते थे, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। अब इसमें दोस्तों इन्होंने टीयर 3 को हटा दिया और टीयर 1 और टीयर 2 कर दिया। और टीयर 2 के एग्जाम में दोस्तों इन्होंने चेंज किया। पहले जो टीयर 1 हुआ करता था वो तो अभी वैसा का वैसा ही है। तो कहने का मतलब है कि केवल 2 चरणों में दोस्तों अब आपकी एसएससी की परीक्षा होगी। इससे क्या होगा कि समय अंतर्गत ये परीक्षा हो जाएगी, वरना टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में बहुत लंबा समय लग जाता था। अब जल्दी से इसमें क्या होगा, एग्जाम होगा, टाइम में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको इसकी स्कीम दिखाता हूँ भाई टीयर 2 में क्या चेंज हुआ, टीयर 1 कैसा होता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो आपका 2 चरणों में होने वाला है। पहली बात टीयर 1 एग्ज़ाम होगा। टीयर 1 एग्ज़ाम में दोस्तों आपका ये जो टेस्ट होता है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है। ये ऑफलाइन टेस्ट नहीं होता, ये ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसमें आपका जैसे जब आप टीयर 1 एग्ज़ाम देंगे सबके लिए कंपलसरी होता है। इसमें आपको 1 घंटे 20 मिनट का समय मिलता है, ठीक है। और इसमें आपसे 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। और इसके अलावा इंग्लिश। तो यानी कि 25 25 25 25 यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर ये होता है और इसमें से ही आपकी मेरिट बनती है, ठीक है। तो इस मेरिट के हिसाब से ही फिर आपका अगले टीयर में सिलेक्शन होता है। अब बात करेंगे दोस्तों टीयर 2 एग्जाम के जो मतलब इन्होंने पैटर्न अभी नया बनाया है दोस्तों, इन्होंने चेंज कर दिया। अब इन्होंने क्या कर दिया है, ये जो पेपर 1 है ये सबके लिए कंपलसरी कर दिया है, ठीक है। पेपर 1 सभी को देना होगा। अब इस पेपर 1 में भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें 2 सेशन है और हर सेशन के सेक्शन है, उनके अंदर मॉड्यूल बना रखे इन्होंने। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आपके पेपर होंगे जैसे सेशन 1 सेशन 2 में तो आपके अलग अलग पेपर होंगे। जैसे एक सेशन आपका 2 घंटा 15 मिनट का होगा और जो दूसरा सेशन होगा वो 15 मिनट का होगा। मतलब कि एक पेपर ये 2 घंटा 15 मिनट का होगा, एक पेपर आपका 15 मिनट का होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे सेशन 1 है, सेशन 1 में जैसे सेक्शन 1 है तो इसके अंदर दोस्तों इन्होंने मैथमेटिकल एबिलिटी उसको 30 मार्क्स पे सीमित कर दिया। पहले ये मतलब कि 30 क्वेश्चन पे सीमित कर दिया। पहले 100 मार्क्स की हुआ करती थी, मतलब कि 100 इसमें क्वेश्चन आते थे तो 200 मार्क्स की हुआ करती थी। अब इसको 30 का कर दिया, मतलब 30 ही क्वेश्चन आएंगे मैथ से, ठीक है। पहले 100 आया करते थे, तो अब इसको ठीक है। और इसको हर इन्होंने क्वेश्चन 3 मार्क्स का कर दिया है, ठीक। इसी तरह से अब रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस ये यहाँ पर लेके आ गए हैं। पहले रीजनिंग नहीं आया करती थी, ठीक है। तो अब मैथ्स एंड रीजनिंग तो 30 और 30 60, तो 60 3 180, हर क्वेश्चन क्या होगा 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसके अलावा फिर इन्होंने इसका सेक्शन 2 है, इसमें आपने इंग्लिश भी देनी है और जनरल अवेयरनेस भी दोस्तों इन्होंने डाल दी। पहले जनरल अवेयरनेस नहीं आया करती थी, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस भी आती। इंग्लिश 45 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके के। तो कुल मिला के 70 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी 70 तियाँ 7 तियाँ 210, मतलब कि आपका 70 तियाँ 221 टाइप का हो गया, ठीक है। इसके अलावा फिर सेक्शन 3 है जो कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, वो भी डाल दिया इन्होंने। पहले कंप्यूटर नहीं आया करता था, तो अब 20 तियाँ 60, ठीक है, यानी कि 60 मार्क्स की कंप्यूटर आएगी, ठीक। और इसके अलावा दोस्तों एक ये है आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये भी दोस्तों होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें मार्क्स नहीं होते, इसको क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ की डिप्रेशन होता है, ठीक है, उतना आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर अंदर हो जाओगे। तो ये दोस्तों आपका अभी का पेपर पैटर्न इस
टाइप का बन चुका है। ठीक है, तो पेपर 1 तो सबके लिए कंपलसरी है। बाकी जिन्होंने क्या किया होगा कि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा उनको इस पेपर को भी देना पड़ेगा। ठीक है, 100 मार्क्स का होता है, मतलब कि 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, मतलब कुल मिला के 200 मार्क्स का होगा। और जिन्होंने अकाउंट अफसर के लिए भरा होगा, फाइनेंस के लिए, तो ये दोस्तों वो पेपर देंगे, पेपर नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से टियर 1 और टियर 2 में आपका पेपर है वो पूरा का पूरा निपट जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में लिखित परीक्षा से हो चयन। देखिए, अभी बाल आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा है। वो कौन है? ये हैं योगेंद्र खंडूड़ी। इन्होंने कहा है कि भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है उसमें केवल इंटरव्यू के बजाय लिखित परीक्षा कराने का अनुरोध किया। देखिए, इस समय पर एपीआई के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हो रहा है, जो कि गलत है। एपीआई का मतलब होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर या इंडेक्स की बात करो। इसका मतलब यह है कि आपने एमएससी कितने में कितने अंक प्राप्त किए, आपके पीएचडी में कितने अंक हैं, उसके अलावा आपने जो शोध पत्र हैं, या उसके अलावा आप नेट क्वालिफाइड हैं, सारी चीज़ों को जोड़ के फिर एक एपीआई बनता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन हो रहा है। इससे फिर उन छात्रों को बहुत नुकसान है जो कि एक्चुअली सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं। इससे जो नीचे जैसे साउथ वाउथ में क्या होता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा परसेंटेज मिलती है वहाँ के छात्रों को। ठीक है, तो वे लोग आसानी से इसमें क्या होगा, एंट्री कर जाएंगे। मतलब कि उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको एक तरह से बाहर करने का ही तरीका है। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में तो आप जानते हैं कि भाई ऐसी विषम भौगोलिक यहाँ पर परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर बड़ी मुश्किल से तो महाविद्यालय खुले हैं। फिर महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, और शिक्षकों की कमी है तो फिर वहाँ पर उनका जो एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं रहती है, मतलब उतनी अच्छी ज़्यादा परसेंटेज नहीं आती है। तो ऐसे में दोस्तों इस तरह से एपीआई को इस तरह से डाल देना, यानी कि केवल आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर आपको सिलेक्शन देना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना, ये बहुत गलत बात है। और अभी भी जो एपीआई में के आधार पर जो निकले थे कैंडिडेट्स, उसमें बहुत ज़्यादा क्या थे, बाहर के कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन हुआ था। जो हमारे उत्तराखंड राज्य के कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ। तो ये इनको कह रहे हैं कि भैया आप एक काम करो, आप सीधे लिखित परीक्षा कराओ और इंटरव्यू कराओ, जैसे कि पहले भर्ती में हुआ करता था, उसी तरह से आप कराओ। ज़्यादातर राज्यों में अभी वही स्कीम दोस्तों चलती है कि लिखित परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही चयन होता है। तो उसी से क्या होता है कि किसी छात्र की या किसी भी आपका जो अभ्यर्थी है उसकी किसी सब्जेक्ट में उसकी नॉलेज का पता लगता है, वो कितना उसमें विश्लेषण कर सकता है। ठीक है, उसकी योग्यता का पता लग पाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात चल रही है प्रधानाचार्य के सीधी पदों पर भर्ती का। यहाँ पर विरोध करने लग गया राजकीय शिक्षक संघ ने। भाई साफ साफ कह दिया है कि भैया आप सीधी भर्ती में प्रधानाचार्य को नहीं ला सकते हैं। प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध किया। उन्होंने कहना है कि भाई पदोन्नति में बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व की भारतीय शिक्षा विभाग में सभी पदों पर पदोन्नति यथावत रहनी चाहिए। ठीक है, इनका ये मानना है कि भैया इससे क्या होगा कि जितने जो पुराने जो शिक्षक हैं, लाइक हेड मास्टर्स हैं या जो पुराने प्रवक्ता हैं, तो उनका कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा, उनकी प्रमोशन कभी नहीं हो पाएगा, ये इनका मानना है। तो ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भैया सीधी बात है, सरकार पदोन्नति में पुरानी प्रक्रिया का बदलाव करे और जितने भी जो शिक्षक हैं उनका टाइम पे प्रमोशन कर दे। तो इस तरह से जो प्रधानाचार्य की जो कमी चल रही है इतने सारे हमारे राजकीय स्कूलों में, राजकीय इंटर कॉलेजों में, तो वो अपनी आप ही क्या हो जाएगी, वो समस्या खत्म हो जाएगी। आप टाइम पे प्रमोशन कर दो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रादर देन कि आप ये नई भर्ती प्रक्रिया निकालो और 50% पदों पर आप मतलब टेस्ट के माध्यम से प्रधानाचार्य को भर दो। यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि 7% पदोन्नति पर अड़ा राजकीय शिक्षक संघ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो राजकीय शिक्षक संघ है वो चाह रहा है कि भैया 100% पदोन्नति हो। विभागीय भर्ती से 50% प्रिंसिपल नहीं भरे जाने चाहिए। जगह जगह से इसका विरोध हो रहा है। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसी हफ्ते जारी होगा समूह ग की भर्तियों का कैलेंडर। अब दोस्तों ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि भाई यूकेपीएससी अब कौन सी भर्तियों का दोस्तों कैलेंडर जारी करता है। हालांकि थोड़ा बहुत हिंट तो मिल रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं किन किन भर्तियों का ये कैलेंडर जारी करेगा। सरकार ने 23 भर्तियों का अधिकार मिलने के बाद अब लोक सेवा इसी हफ्ता भर्तियों का कैलेंडर जारी कर देगा। और भर्तियों से पहले आयोग ने सरकार के पास आयोजन की रूपरेखा का प्रस्ताव भेजा था। इसके बारे में दोस्तों हमने कल बताया था कि जैसे निर्वाचन करवाए जा रहे हैं उसी तरह से परीक्षाएं करवाई जाएंगी। ठीक है, एसडीएम को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी जाएगी और डीएम है, डीएम को क्या कहते हैं, पूरा परीक्षा का देखभाल, मतलब कि उसके निगरानी में परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे पे धारा 144 लगाई जाएगी। तो इस तरह का मतलब कि प्रावधान किया जा रहा है, मतलब बिल्कुल युद्ध स्तर पे इन परीक्षाओं को करवाने की तैयारी चल रही है। तो ये देखते हैं कि अब
किस तरह का अब आगे घटनाएं अब होती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि भाई आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने सप्ताह भर में भर्तियों का कैलेंडर जारी करने की घोषणा की थी और जल्दी ही दोस्तों ये जारी कर देंगे कैलेंडर, और उससे काफ़ी स्थिति दोस्तों साफ हो जाएगी। अक्टूबर में दोस्तों नया विज्ञापन आने की बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि भाई दिसंबर में हम कई सारी परीक्षाएं करवा लेंगे, दिसंबर जनवरी में कई सारी परीक्षाएं करवा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही खबर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हो, और बायलाए के पूर्व अध्यक्ष ने पत्र भेजा है। और वैसे भी दोस्तों कई विधायकों के माध्यम से भी जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने जो नेट क्वालिफाइड हैं और जिन्होंने पीएचडी कर रखी है उत्तराखंड के, उन्होंने भी दोस्तों शासन को मतलब, और जो धन सिंह रावत हैं उच्च शिक्षा मंत्री हैं, इनको ज्ञापन भेजा है कि भाई जो ये एपीआई है इसको ख़त्म किया जाए और जैसे पूर्व में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुआ करती थी उसी तरीके से इस भर्ती को करवाया जाए। इसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति में प्रदेश सरकार के दखल का विरोध। अब दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है अशासकीय स्कूलों की। अब अशासकीय स्कूलों के बारे में दोस्तों हम जानते हैं कि वहाँ का जो प्रबंधन होता है वो किस तरह की घपलेबाजी करता है। तो अब इन प्रबंधनों ने भैया, एसोसिएशन ने भैया अशासकीय स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति या चयन प्रक्रिया में सरकार के प्रस्तावित चयन का कड़ा विरोध करना भैया इन्होंने शुरू कर दिया है। रविवार को एसोसिएशन की हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में प्रबंधक प्रवीण कुमार जैन की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया शिक्षकों के चयन की नियुक्ति के मामले में सरकार के दखल का विरोध किया जाए। और प्रबंधकों ने एक सुर में कहा कि सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। ठीक है, और जहां UKSSC मतलब ये कह रहे हैं जहां UKSSC की भर्ती परीक्षा में व्यापक भ्रष्टाचार उजागर हुआ, इसके बावजूद अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के चयन के लिए आयोग या एजेंसी गठित कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब कि ये अपने आप को बड़ा दूध का धूला साबित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की दोस्तों ये मनमानी करना चाहते हैं। देखिए अभी प्रबंधन है, जितना भी जहाँ पर दोस्तों प्रबंधन होता है उसके हाथ में जब पावर हो जाती है तो वहाँ पर इस तरह की घोटाले आते ही हमेशा काम में। चाहे आप दोस्तों इस तरह के मतलब कि जैसे आप ये अशासकीय स्कूलों की बात करें या फिर आप कॉर्पोरेटिव बैंक की दोस्तों बात करें, ठीक है, सहकारी बैंकों की बात करें, तो इस तरह की घटनाएं तो होनी ही होनी है। ठीक है, अब ये लोग नहीं चाहते कि इनके हाथ से बिल्कुल पावर चले जाए क्योंकि फिर इनका पैसा कमाने का जो जरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इस तरह के इनका तो सबसे बड़ा सही तरीका ये हो सकता है कि जो सरकार है वो इनको अनुदान देना ही बंद कर दे, क्योंकि ये एक्चुअली जो अनुदान देते हैं उसी से इनके शिक्षकों की तनख्वाह निकलती है या फिर जो सहकारी बैंक है इनके कर्मचारियों की तनख्वाह निकलती है। तो इनको अनुदान देना बंद कर दो, तो जब इनकी मतलब जो इनको तनख्वाह है वो ही मिलनी बंद हो जाएगी, तब जाके लाइन पे आएंगे। देखिए सरकार के ही अनुदान पे ये दोस्तों ये चल रहा है इनका काम, और यही चाहते हैं कि सरकार इनके मतलब कि निजी मामले में दखल ना दे। जैसे कि भैया ये लोग अपने आप इतना प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं और अपने आप ये कमा के ला रहे हैं, तो तब तो कोई कहे तो तब तो बात समझ में भी आती है, लेकिन सरकार के अनुदान पे ही पलने वाले लोग हैं और सरकार से कह रहे हैं कि भाई तुम हमारे निजी मामले में दखल मत दो। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे उच्च शिक्षा में इसी माह से लागू हो सकती है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं। देखिए प्रदेश के प्राथमिक स्तर से इसी माह 26 तारीख को उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रदेश के जो प्राथमिक स्तर का में तो हो गई है, अब इसी माह से देखिए 26 से उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लागू किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति की शुरुआत करेंगे और जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत में बाल वाटिका शुरू की थी और इससे उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने अपने यहाँ नई शिक्षा नीति लागू करी थी। ठीक है ना, तो जो ये बाल वाटिका यहाँ पर खुली थी तो इसके तहत में क्या हुआ था कि जो प्राथमिक स्कूल परिसर में चल रही 4447 आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में शुरू किया गया। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर है कि हायर एजुकेशन में भी अब देखा जाए तो उच्च शिक्षा नीति मतलब कि जो नई शिक्षा नीति है दोस्तों वो लागू हो सकती है। इसके बाद दोस्तों आप ये न्यूज़ में भी देख सकते हैं कि जो CGL है उसमें तीसरे चरण की परीक्षा को ख़त्म किया गया। पहली बार CGL में आधिकारिक तौर पर घोषित किए गए 20,000 पद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CGL में बड़ा बदलाव दोस्तों किया गया है। ठीक है, अब तीसरे चरण की परीक्षा खत्म कर दी गई है और अब 3 नंबर का होगा एक प्रश्न। तो ये सारे के सारे बदलाव दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी इसकी डिटेल PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों हमारे अबाउट सेक्शन पर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।